सो है गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग ईटीपी के चैप्टर 3 की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो चैप्टर 3 जो है वो है बाजार मूल्यांकन या विपणन मूल्यांकन, मार्केट असेसमेंट। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं। विपणन, बाजार, वातावरण, अर्थ और परिभाषा, मार्केट, इन्वायरमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। वस्तुतः विपणन के कार्य एक निश्चित वातावरण में संपादित किए जाते हैं। विपणन क्रियाओं को करते समय विपणन बाजार की भली भांति पहचान कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग कोई मार्केट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो उससे पहले हमें मार्केट का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसकी अच्छी खासी पहचान कर लेनी चाहिए। विपणन मिश्रण भी एक निश्चित वातावरण में ही किया जाता है। विपणन वातावरण के सभी घटक भी विपणन प्रबंध को नियंत्रित नहीं कर सकते। विपणन की व्यूह रचना बनानी चाहिए। विपणन क्रिया प्रत्येक संगठन के विभिन्न ऐसे घटकों से प्रभावित होती है जिन्हें नियंत्रित तथा अनियंत्रित घटक कहा जाता है और जिनका व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। विपणन विभाग को इन घटकों की सीमा में रहकर कार्य करना पड़ते हैं। देखिए, तो विपणन या बाजार वातावरण, मार्केट इन्वायरमेंट क्या है, उसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहला जो है कोल्टर और आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार, उनके अनुसार कंपनी का विपणन वातावरण उन सब घटकों और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। ठीक है, दूसरा दिया गया है केवेंस और अन्य के अनुसार विपणन वातावरण जिसमें विपणन प्रबंध के बाह्य कार्यों को किया जाता है, विशेषकर अनियंत्रित निर्णय लेने से संबंधित और बदलाव तथा सुधारात्मक प्रकृति पर ध्यान देना है। तो अगर कम शब्दों में कहा जाए तो विपणन वातावरण या बाजार वातावरण उस वातावरण को कहा जाता है जिसके अंतर्गत कोई भी बिजनेस अपना वस्तु और सेवाओं आदि का सेल, विक्रय, सर्विस प्रदान करता है। ठीक है, उसके अंतर्गत रहकर ही वो अपने विपणन संबंधी अर्थात मार्केट से रिलेटेड जितने भी कार्य करता है वो क्या कहलाता है, बाजार वातावरण या विपणन वातावरण। देखिए, बाजार मूल्यांकन क्या है, मार्केट असेसमेंट। उत्पाद और सेवाओं का चयन मांग और पूर्ति के घटकों के अतिरिक्त अन्य अनेक घटकों पर निर्भर करता है, जैसे उत्पाद की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, पूर्ति के स्रोत, सोर्स ऑफ सप्लाई तथा वितरण के तंत्र, टूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बाजार मूल्यांकन करते समय एक साहसिक और निम्नलिखित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी बाजार का मूल्यांकन आप जब करने जा रहे हैं तो उसमें आपको इन नीचे दिए गए पॉइंट को ध्यान रखना होगा और उन पॉइंट को ध्यान रखकर ही आप किसी भी बाजार का सही अर्थ में मूल्यांकन कर पाएंगे कि वो आपके व्यवसाय के लिए और आपके प्रोडक्ट के लिए सही है या नहीं। ठीक है, तो पहला बिंदु जो है वो है मांग, डिमांड। मांग का अनुमान उत्पाद की पहचान, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाने के बाद लगा लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप को अभी अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जैसे आप निर्धारित कर लें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसके तुरंत बाद आपको यह निर्धारण अवश्य करना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी, उसकी मांग होगी या नहीं होगी। ठीक है, मांग का अनुमान लगाते समय बाजार के आकार व उस क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए जिसमें वस्तु अथवा सेवाएं बेचनी है। ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिसाइड कर ले कि आपको सेल करना है तो मार्केट असेसमेंट के टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि उस सर्विस की या फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है तथा उस प्रोडक्ट को आप स्थानीय बाजार में, ठीक है, मतलब अपने आसपास में या फिर अपने ज़िला के अंतर्गत या फिर अपने देश में या फिर अपने देश के बाहर भी बेच सकते हैं या नहीं सकते हैं, या फिर उन देश में, देश के बाहर उस प्रोडक्ट की मांग होगी या नहीं होगी, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यही नहीं, यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लक्षित टारगेटेड उपभोक्ता कौन है, उनकी पसंद कैसी है, रुचि कैसी है तथा अन्य सहायक चर का भी अध्ययन करना चाहिए। तो ठीक है, तो इस बिंदु में मुख्यतः ही कहा गया है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिसाइड कर लिए
तो उसके तुरंत बाद आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस के डिमांड के बारे में भी डिसीजन लेना चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि उस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कितनी है, किस क्षेत्र तक है, क्या वो एक आपके आसपास ही सीमित है या फिर आप अपने ज़िले में, अपने स्टेट में या फिर अपने देश में। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा आप अपने वस्तु को बाहर भी बेच पाएंगे या नहीं, बाहर भी उस वस्तु या सेवा की मांग होगी या नहीं, इसका भी निर्धारण कर लेना चाहिए। दूसरा है पूर्ति और प्रतियोगिता, सप्लाई एंड कंपटीशन। देखिए, बाजार मूल्यांकन करते समय उद्यमी द्वारा पूर्ति संबंधी अध्ययन भी करना चाहिए। पूर्ति से आशय सभी स्रोतों से निर्मित वस्तुओं की पूर्ति से, यहाँ आगे आने वाले पूर्ति के स्रोतों पर ध्यान रखना चाहिए। जब किसी उत्पाद की मांग किसी मौसम से संबंधित होती है तो उसको उत्पादन भी अनियमित करना चाहिए। मतलब इस बिंदु में कहा गया है कि अगर आप प्रोडक्ट डिसाइड कर लिए या सर्विस डिसाइड कर लिए, फिर आप तय कर लिए कि उस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड भी होगी, तो उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट का सप्लाई और कंपटीशन के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, नज़र रखना चाहिए, उस पर निर्णय लेना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप सप्लाई कैसे करेंगे, ग्राहकों तक, कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, और उस प्रोडक्ट के लिए कितनी कंपटीशन होगी। मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं सेम टू सेम आपकी तरह ही प्रोडक्ट बाज़ार में और होंगे, तो उस प्रोडक्ट को आप जो बना रहे हैं उसको कितनी कंपटीशन को फेस करना होगा, कितनी प्रतियोगिता का सामना करना होगा, इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा बिंदु है उत्पाद की लागत और कीमत, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि उत्पाद की पहचान में उसकी लागत का काफ़ी महत्व होता है। लागत के आधार पर ही बिक्री मूल्य निर्धारित होते हैं और इन्हें बाजार मूल्य की तुलना में भी रखना चाहिए। तो इस बिंदु में ही कहा गया कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के कॉस्ट के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका अगर कॉस्ट सही होगा तो आप उस पर अपनी प्रॉफिट मार्जिन लगाकर आप मार्केट में उसे बेचने के लिए उतार सकते हैं और अन्य वस्तुओं की तुलना में वो कंपटीशन में भी आगे अव्वल रहेगा। परंतु यदि आपका कॉस्ट लागत अधिक है तो आप प्रतियोगिता में खड़े नहीं उतर पाएंगे और आप लॉस की ओर जा सकते हैं। तो प्रोडक्ट या उत्पाद की लागत और कीमत पर भी ध्यान रखना चाहिए। चौथा बिंदु है परियोजना का नवीनीकरण तथा परिवर्तन, प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज। देखिए, बाजार आकलन के लिए नवीन परिवर्तनों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। ऐसा प्राय वर्तमान साहसी स्वयं ही करते हैं। तकनीकी लाभों को भली भांति समझ लेना चाहिए, इनका प्रभाव वस्तु की गुणवत्ता, लागत तथा बिक्री मूल्य पर पड़ सकता है। ठीक है, तो इस बिंदु में मुख्यतः यही कहा गया है कि बाजार आकलन के लिए नवीन परिवर्तनों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर आप कुछ नयापन ला सकते हैं कि नहीं, उस पर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तनशील है। हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु परिवर्तन का सामना परिवर्तन के साथ ही चलना पड़ता है और उसी के अनुरूप अपनी वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता में, क्वालिटी में परिवर्तन करते रहना पड़ता है। अगला टॉपिक है बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट। देखिए, किसी कंपनी के बाह्य वातावरण को अग्रभागों में बांटा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं बाह्य वातावरण को किन किन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है सूक्ष्म वातावरण, माइक्रो एनवायरनमेंट। देखिए, सूक्ष्म वातावरण में उन शक्तियों का वर्णन होता है जिनसे कंपनी के ग्राहकों को प्रभावित किया जाता है। ये शक्तियाँ बाह्य होती है परंतु कंपनी की बाजार व्यवस्था को प्रभावित करती है। इन शक्तियों में माल की पूर्ति देने वाले मध्यस्थ, प्रतियोगी, ग्राहक तथा जनता आदि आते हैं। साधारणतः इन घटकों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये घटक सूक्ष्म मैक्रो शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावी होते हैं। तो सूक्ष्म वातावरण में उन घटकों को शामिल किया जाता है जिनसे जो कंपनी है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, सीधा संपर्क होता है, जैसे कस्टमर के साथ जो वस्तु या फिर कुछ भी गुड्स का पूर्ति देते हैं, मतलब सप्लाई देते हैं उनके साथ। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स के साथ, प्रतियोगियों के साथ या फिर आम जनता के साथ जिनसे कंपनी का सीधा संपर्क होता है, उनको सूक्ष्म वातावरण या माइक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है पूर्ति करने वाला सप्लायर। देखिए, उत्पाद और सेवाओं को बनाने और देने में किसी कंपनी को बहुत से चरों को देखना होता है। वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति देने वाले को ही सुपरदाता कहा जाता है। ठीक है,
तो उत्पाद या सेवा को बनाने मतलब बहुत से कंपनी बहुत से चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत से चरों को देखना पड़ता है, और वस्तुओं और सेवाओं को जो लोग पूर्ति देते हैं मतलब सप्लाई करते हैं उन्हीं को सुपुर्दगी-दाता कहा जाता है। इनका कंपनी की सफलता और असफलता से सीधा संबंध होता है। विपणन कर्मचारियों का वस्तु की पूर्ति देने वालों से कोई संबंध नहीं होता। हालांकि जब माल की कमी होती है तब इन्हें भी परेशानी होती है। विपणन की सफलता के लिए पर्याप्त मात्रा अच्छी किस्म का सामान हर समय उपलब्ध होना चाहिए। जितने अधिक पूर्तिकर्ता उतने ही अधिक निर्भरता, अतः पूर्तिकर्ता विपणन को प्रभावित कर सकता है। विपणन प्रबंधकों को सामान की नियमित पूर्ति पर ध्यान देना चाहिए। माल की कमी तथा देरी बिक्री को प्रभावित करती है। ऐसा होने से कंपनी की ख्याति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विपणन प्रबंधकों को पूर्ति देने वालों से मूल्यों के संबंध में निगरानी रखनी चाहिए। सबसे अच्छी पूर्ति देने वालों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, तो जो सप्लायर से पूर्ति करने वाले हैं वो भी विपणन को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है वो उसे जल्द से जल्द वस्तु या सेवा की डिलीवरी कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कस्टमर भी किसी प्रकार की देरी को पसंद नहीं करता है। अगर आप किसी सामान को देने में देर कर रहे हैं तो इसका सीधा असर आपके गुडविल पर, ख्याति पर पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बुरा होता है, हानिकारक होता है आपके बिजनेस के लिए। तो जितना अधिक आपके पास पूर्तिकर्ता होगा, सप्लायर जितना अधिक होगा, आपको किसी एक पर डिपेंडेंट उतना ही कम मतलब होंगे। आप किसी एक पर निर्भर बहुत कम होंगे। अगर अधिक सप्लायर होंगे तो किसी एक सप्लायर के किसी कारण माल नहीं पहुंचाने पर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो सप्लायर जो है वो भी काफ़ी हद तक विपणन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है विपणन मध्यस्थ, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। देखिए, विपणन मध्यस्थ वह स्वतंत्र व्यक्ति अथवा फर्म है जो कंपनियों को प्रत्यक्ष सेवा देकर उसकी बिक्री बढ़ाने में सहायता करती है तथा उत्पादों को शीघ्र से शीघ्र अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। ये मध्यस्थ दो प्रकार के होते हैं, थोक व्यापारी होलसेलर एवं फुटकर व्यापारी रिटेलर्स। ये दोनों मध्यस्थ कंपनी की बिक्री बढ़ाने में, ग्राहक ढूंढने में सहायता करते हैं। इन्हें कभी कभी पुनः विक्रेता रीसेलर्स भी कहा जाता है। तो जो तीसरा बिंदु जो है वो है विपणन मध्यस्थ या मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। ये भी विपणन को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, और मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स में फुटकर व्यापारी या होलसेलर्स को रखा गया है, जो कि एट द एंड कस्टमर तक आपकी वस्तु या सेवाओं को पहुंचाते हैं, और इनका जो है कस्टमर से एकदम सीधा संपर्क होता है। ठीक है, तो ये क्या दोनों प्रकार मध्यस्थ का काम करते हैं, कस्टमर में और आप में, और एक प्रकार से ये नए कस्टमर ढूंढने का भी काम करते हैं। चौथा बिंदु है प्रतियोगी या कॉम्पिटिटर्स। देखिए, विपणन के सही अर्थ में एक सफल कंपनी को ग्राहकमुखी, कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। उसको इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि अपने ग्राहकों की इच्छा और आवश्यकताओं का ध्यान अपने प्रतियोगी फर्म से अधिक अच्छा हो। किसी संस्था के विपणन निर्णय केवल ग्राहकों को ही प्रभावित नहीं करते, वरन उस कंपनी के प्रतियोगी की विपणन व्यूह रचना पर प्रभाव डालते हैं। परिणाम स्वरूप विपणनकर्ताओं को बाजार की प्रतियोगिता, उत्पादों की गुणवत्ता, विपणन मध्यस्थ तथा मूल्यों को ध्यान रखते हुए विक्रय संवर्धन करना चाहिए। तो एक जो कंपनी है या उद्यमी है उसे क्या करना चाहिए कि अपने प्रतियोगियों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करें, अपने कस्टमर को ज़्यादा केयर करें, अच्छे से उनका ध्यान रखें, समय पर वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित करें, सामान और सेवा अच्छी प्रकार से दें। और मतलब मिला जुला के मेरा यहाँ पर बताने का उद्देश्य यही है कि अन्य आपके जो प्रतियोगी है उनसे आपकी सर्विस ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तब जाके कस्टमर आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। तो आप प्रतियोगिताओं पर भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, विक्रयकर्ताओं को अग्र 3 प्रकार की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। तो 3 प्रकार जो प्रतियोगिताएं हैं, प्रतिनिधि उत्पाद, समान उत्पाद और ग्राहकों का क्रय। तो उतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट है ग्राहक, कस्टमर। देखिए, प्रत्येक कंपनी को अपने ग्राहकों को 5 प्रकार के वर्ग में रखना होता है। पहला है उपभोक्ता बाजार, दूसरा औद्योगिक बाजार, तीसरा सरकारी बाजार, चौथा पुनः बिक्री बाजार और पांचवा तथा अंतिम है
अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, उपभोक्ता बाजार क्या है? इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो अपने लिए ही सामान करते हैं। उपभोक्ता बाजार मतलब उपभोक्ता जो अपने लिए सामान खरीदते हैं या सेवा खरीदते हैं। दूसरा है औद्योगिक बाजार, इंडस्ट्रियल मार्केट्स। इस श्रेणी में वे संस्थाएं आती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं को केवल भविष्य में उत्पादन क्रिया में उपयोग के लिए करते हैं, आज के लिए नहीं। तो इसके अंतर्गत क्या, वे लोग आते हैं जो सामान को क्रय करते हैं, किस लिए? भविष्य में किसी चीज़ के उत्पादन के लिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सरकारी बाजार, गवर्नमेंट मार्केट। इस श्रेणी में सरकार कार्यालय अथवा अन्य एजेंसी जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करके उन्हें बेचते हैं, जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है। तो तीसरे में क्या है? सरकारी बाजार है। ये क्या करते हैं? सरकारी कार्यालय अथवा एजेंसी हैं जो वस्तु और सेवाओं का क्रय करते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं। चौथा है पुनः बिक्री बाजार, रीसेलर मार्केट। इस श्रेणी में वे व्यक्ति अथवा संस्थाएं आती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीद कर दूसरों को बेचकर लाभ कमाती है। फुटकर व्यापारी अथवा थोक व्यापारी हो सकते हैं। तो इन्हें तो आप जानते होंगे, फुटकर व्यापारी या थोक व्यापारी वो हैं जो कि आपसे सामान खरीदते हैं और किसी और को बेचते हैं, अपना प्रॉफिट ऐड कर। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट। व्यक्ति संगठन भी ग्राहक हो सकते हैं या क्रेता दूसरे देशों के होते हैं। इनमें उपभोक्ता, उत्पादक, पुनः विक्रेता तो सरकार भी विक्रेता हो सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या है? जो कि सामान वगैरह दूसरे देशों को पहुंचाया जाता है। कोई एक आपसे आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा और जाके अन्य देश में उसको सप्लाई करेगा। चौथा पॉइंट है जनता। छठा पॉइंट है जनता, पब्लिक। देखिए, जनता से हमारा अभिप्राय ऐसे व्यक्ति के समुदाय से है जिनका वर्तमान तथा भविष्य कंपनी की स्थिरता से जुड़ा हो, कंपनी के उत्पादों को खरीदकर कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग दे। कोडलर और आर्मस्ट्रांग के अनुसार जनता 7 प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार हैं। तो छठा जो पॉइंट है आपका, 6th पॉइंट, उसके अंतर्गत जो जनता है वो भी काफ़ी हद तक आपके विपणन को प्रभावित करती है, क्योंकि जनता ही आपका कस्टमर बनती है, आपके सामान या वस्तुओं को खरीदती है। ठीक है, तो जनता को भी 6 भागों में बांटा गया है, 7 भागों में। पहला है वित्त जनता, फाइनेंशियल पब्लिक। वित्त जनता से ही कंपनी वित्त प्राप्त करती है। वित्त जनता में बैंक, निवेशक, गृह अथवा अंशधारी आदि आते हैं। तो वैसे जनता जो आपको किसी न किसी प्रकार से वित्त प्रदान करती है, वो वित्त जनता कहलाती है। जैसे बैंक वगैरह, इन्वेस्टर्स जो हैं, कोई घर वाला या अंशधारी वगैरह, जो शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर वगैरह, सब। दूसरा है प्रचारक जनता, मीडिया पब्लिक। देखिए, ये वे व्यक्ति होते हैं जो समाचारों को पत्रकारिता के माध्यम से आगे पहुंचाते हैं। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो तो टीवी आते हैं। मतलब ये जो है आपके वस्तु या सामान या अपनी कंपनी की जानकारी आगे तक पहुंचाते हैं। तो इसके अंदर क्या, जैसे समाचार पत्र आते हैं, रेडियो, टेलीविज़न आदि ये सब। और अभी हाल फिलहाल के ज़माने में सोशल मीडिया भी इसके अंतर्गत ही आएगी। तीसरा है सरकारी जनता, गवर्नमेंट पब्लिक। देखिए, कंपनी को सरकारी नीतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। विपणनकर्ताओं को कभी कभी उत्पादों की सुरक्षा, विज्ञापन की सुरक्षा तथा अन्य कानूनी मामलों में कंपनी के कानून विशेषज्ञ से परामर्श लेते रहना चाहिए। तो तीसरा क्या है, सरकार जनता, मतलब कंपनी को जो है सरकारी नीति पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार कुछ रूल्स हो सकती है बनाती हो तो पब्लिक के लिए ही, उसके बेनिफिशियरी के लिए ही। तो इसमें जो सरकार रूल वगैरह बनाती है वो पब्लिक के लिए बनाती है। तो इनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो चौथा पॉइंट है नागरिक कार्यवाही जनता। तो ये कंपनी के विपणन निर्णय को विभिन्न उपभोक्ता संगठन, अल्पसंख्यक तथा अन्य ऐसे कंपनी का लोक विभाग उपभोक्ता और नागरिकों के संपर्क में रहता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, 5वां स्थानीय जनता। प्रत्येक कंपनी का संपर्क स्थानीय जनता से होता है। उदाहरण के लिए पड़ोसी अथवा रिश्तेदार या सामाजिक संगठन, तो ये सब है पड़ोसी वगैरह स्थानीय जनता। मांग पूर्वानुमान क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मांग पूर्वानुमान या डिमांड फोरकास्टिंग। मांग पूर्वानुमान क्या है? जानने के पूर्व हमें यह जान लेना होगा कि मांग क्या है। ठीक है, तो मांग पूर्वानुमान जानने से पहले हमें मांग के बारे में जानना होगा। चलिए, ग्राहकों में किसी वस्तु तो सेवा को खरीदने की इच्छा एवं क्षमता को हम मांग कहते हैं। ठीक है, तो मांग क्या है? ग्राहकों में, कस्टमर से किसी वस्तु को खरीदने का क्षमता और इसका इच्छा। ठीक है, इच्छा और क्षमता, उसे हम क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। तो मतलब
जो कस्टमर है उसके अंदर आपके प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा होना चाहिए और उसके पास क्षमता भी होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट को खरीद सकने की, तो उसे हम लोग मांग कहेंगे। ठीक है। दूसरे शब्दों में, जब कोई ग्राहक किसी वस्तु अथवा सेवा को खरीदने के लिए इच्छुक हो एवं खरीदने हेतु सक्षम एवं तत्पर हो तो हम कहेंगे कि उस वस्तु की मांग है। जब हम इस परिभाषा को ध्यान में रखते हैं तो सभी भावी ग्राहक जिनमें किसी उत्पाद अथवा सेवा को खरीदने की इच्छा एवं क्षमता हो तो इसे कुल बाजार कहते हैं। ठीक है। तो सभी अगर उपभोक्ताओं को मिला दें जिनके पास वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता हो तो इसे कुल बाजार कहेंगे। यह मानते हुए कि एक उपक्रम का अपना कार्यक्षेत्र होता है, मांग को परिभाषित किया जाता है। ठीक है। तो एक उपक्रम का जितना कार्यक्षेत्र होता है उस अनुसार वह मांग को परिभाषित करता है। इस तथ्य पर आधारित है फिलिप कोल्टर ने मांग पूर्वानुमान की एक स्वीकृत परिभाषा दी है। तो चलिए देखते हैं कौन सी परिभाषा दी है उन्होंने। तो उनके अनुसार एक उत्पाद की बाजार मांग में एक परिभाषित ग्राहक समूह द्वारा एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र, समय अवधि, विपणन वातावरण एवं एक परिभाषित विपणन योजना के अंतर्गत कुल मात्रा खरीदी जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि एक उत्पाद की बाजार मांग क्या है, एक परिभाषित ग्राहक, मतलब ऐसा ग्राहक जिसको आप जानते हो, एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, समय, एक समय निश्चित समय, और एक विपणन वातावरण एवं एक परिभाषित विपणन योजना के अंतर्गत जो है कुल मात्रा खरीदी जाती है किसी वस्तु अथवा सेवा की। ठीक है। देखिए, यदि हम उपरोक्त परिभाषा का अनुकरण करें तो उत्पाद, कुल मात्रा, क्रय ग्राहक समूह, भौगोलिक क्षेत्र, समय अवधि एवं विपणन वातावरण 8 चर जो कि बाजार के चर हैं, बाजार मांग का निर्धारण करते समय इनका समुचित अध्ययन आवश्यक है और इसे हमें मांग पूर्वानुमान कहते हैं। एक फर्म के लिए सही पूर्वानुमान आवश्यक होता है क्योंकि यह फर्म को आवश्यक मात्रा में सही समय एवं वस्तुओं का उत्पादन करने में सहायक होता है तथा उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे कच्ची सामग्री, औजार, मशीन, श्रम, भवन आदि की पूर्व में व्यवस्था की जा सके। तो मांग पूर्वानुमान क्या है, मतलब किसी वस्तु और सेवा की पहले से ही कितनी मांग होगी इस बारे में पूर्वानुमान लगाना। ठीक है। और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मांग पूर्वानुमान ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग मांग के बारे में किसी वस्तु या सेवा की पहले ही थोड़ी बहुत पूर्वानुमान लगा लेते हैं तो उस पूर्वानुमान के आधार पर, मतलब पहले जो सोचे हैं कितना मांग हो सकता है, उस आधार पर हम वस्तु अथवा सेवा का व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कच्ची सामग्री का, औजार का, श्रम का, भवन आदि की व्यवस्था पहले ही हम लोग कर सकते हैं उस आधार पर ही। देखिए, मांग पूर्वानुमान फर्म को वस्तुओं की मांग का सही आकलन तथा इसकी योजना तैयार करने में सहायक होता है। वास्तव में मांग पूर्वानुमान प्रभावपूर्ण एवं सक्षम योजना के निर्माण में सहायक होता है। यह प्रबंध को अवसर पर निर्भरता को घटाने में भी मदद करता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित प्रदेश में मांग पूर्वानुमान काफ़ी प्रचलित है, जहां मांग की शर्तें पूर्ति की शर्तों से अधिक अनिश्चित है, जबकि विकासशील देशों में स्थिति विपरीत होती है। इन देशों में अत्यधिक कीमतें एवं कालाबाजारी पूर्ति को संकुचित कर देती है। देखिए, इन देशों में अधिक कीमत एवं कालाबाजारी जो है पूर्ति को संकुचित कर देती है। अतः भारत जैसे देशों में पूर्ति पूर्वानुमान मांग पूर्वानुमान की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण साबित होता है किंतु औद्योगिक अनुज्ञा पत्र में छूट एवं आर्थिक उदारीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप भारत जैसे देशों में भी परिस्थितियाँ बदली है। ऐसे क्षेत्र जहां अधिक पूंजी विनियोग की आवश्यकता होती है को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा की स्थिति व्याप्त है। उन क्षेत्रों में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है। परिमाणतः उत्पादक बाजार क्षेत्रों को बनाने के लिए व्यवसाय युद्ध कर रहे हैं, तथा भारत में भी मांग पूर्वानुमान का महत्व बढ़ना तय है। तो इसमें मतलब यही कहा गया है कि जो किसी भी वस्तु या सेवा की मांग कितनी होगी इसके बारे में पहले ही अनुमान लगाना मांग पूर्वानुमान कहलाता है। और मांग पूर्वानुमान बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके आधार पर ही हम लोग जैसे कच्चे माल, श्रम और भवन वगैरह की व्यवस्था करते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत जैसे देश के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट है मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक, फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन डिमांड फोरकास्टिंग। देखिए, मांग पूर्वानुमान में 6 कारक शामिल होते हैं। क्या क्या? पहला है पूर्वानुमान की लंबाई, लेंथ ऑफ फोरकास्टिंग। पूर्वानुमान की लंबाई अग्र वर्गों में विभाजित हो सकती है। पहला है अल्पकालीन पूर्वानुमान, मध्यकालीन पूर्वानुमान और दीर्घकालीन पूर्वानुमान।
तो एक एक करके देखते हैं। अल्पकालीन पूर्वानुमान क्या है? अल्पकालीन पूर्वानुमान की अधिकतम अवधि 12 माह की होती है, जो कि बिक्री, मात्रा, इन्वेंट्री, नियंत्रण, उत्पाद तालिका, बजटिंग एवं रोकड़ प्रवाह के नियोजन के रूप में तो समझ जाती है। तो अल्पकालीन जो पूर्वानुमान होता है वो 12 माह की अवधि का होता है, और यह जो हमारा इन्वेंट्री नियंत्रण है या फिर उत्पाद तालिका है, बजटिंग, रोकड़ प्रवाह, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको मेन यही ध्यान रखना है कि अल्पकालीन पूर्वानुमान जो होता है वो 12 महीने की अवधि का होता है। मतलब मध्यकालीन पूर्वानुमान, मीडियम टर्म फोरकास्टिंग, इसके अंतर्गत 1 से 2 वर्ष की अवधि अनुशासन दर, संचालन तालिका एवं व्यय के ऊपर बजटीय नियंत्रण के निर्धारण के रूप में तो समझी जाती है। तो मध्यकालीन पूर्वानुमान क्या है? जो कि 1 से 2 वर्ष के अंतर्गत। दीर्घकालीन पूर्वानुमान, इसके अंतर्गत 3 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि पूंजीगत व्यय, सभी वर्ग की आवश्यकताएं, वित्त आवश्यकताएं, कच्ची सामग्री की आवश्यकता एवं खोज, तो विकास के आकार एवं क्षेत्र के निर्धारण के रूप में समझी जाती है। जो दीर्घकालीन पूर्वानुमान है वो 3 वर्ष से 10 वर्ष का अंतर्गत की होती है, और इसके अंतर्गत मतलब किसी वस्तु की खोज के लिए, वित्त आवश्यकता के लिए, कच्ची सामग्री के लिए इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। हालांकि पूर्वानुमान की अवधि जितनी अधिक होगी वो अनिश्चय उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि समय अनिश्चित होती है, इसमें वर्तमान परिस्थिति में कभी परिवर्तन हो सकता है। तो मांग पूर्वानुमान जितनी अधिक लंबी अवधि की होगी ये उतना ही अधिक धीरे धीरे अनिश्चित होते चला जाता है। देखिए, दूसरा बिंदु है पूर्वानुमान के स्तर, लेवल्स ऑफ फोरकास्टिंग। मांग पूर्वानुमान 3 स्तर पर अपनाए जा सकते हैं: सूक्ष्म स्तर पूर्वानुमान, फर्म स्तरीय पूर्वानुमान, उद्योग स्तरीय पूर्वानुमान। देखिए, माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग क्या? यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक शर्त से संबंधित होता है, जो कि औद्योगिक उत्पादन और राष्ट्रीय आय व व्यय के समुचित निर्देशन द्वारा मापित होता है। तो सूक्ष्म स्तर का पूर्वानुमान जो क्या है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक शर्त से संबंधित होता है, जो कि औद्योगिक उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय व व्यय के समुचित निर्देशकों द्वारा मापित किया जाता है। तो इसको मतलब मापने का ही तरीका है। दूसरा है फर्म स्तरीय पूर्वानुमान, फर्म लेवल फोरकास्टिंग, या प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। हालांकि इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मेन बिंदु को याद रखना है ताकि एग्जाम में आसानी से आप अच्छे मार्क्स ला सकें। उत्पाद का वर्गीकरण, उत्पादों को उत्पाद वस्तुएं एवं उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक है। आर्थिक विश्लेषण इन दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग मांग प्रारूप का संकेत करती है। तो तीसरा बिंदु है क्या है? उत्पाद वर्गीकरण। उत्पादों को उत्पाद वस्तुएं एवं उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकरण, मतलब इसमें हम लोग जो उपभोक्ता वस्तु हैं और उत्पाद वस्तुएं दोनों को अलग अलग वर्गीकृत होता है। सामान्य विशिष्ट पूर्वानुमान, जनरल और स्पेशल फोरकास्टिंग। क्या पूर्वानुमान सामान्य व विशिष्ट होना चाहिए? एक फर्म सामान्य पूर्वानुमान को उपयोगी पा सकती है, किंतु एक वस्तुगत पूर्वानुमान में बिक्री के क्षेत्र के आधार पर पूर्वानुमान में विभाजित किया जाता है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पांचवा बिंदु है पूर्वानुमान की समस्या व विधियाँ, प्रॉब्लम्स एंड मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। देखिए, पूर्वानुमान की समस्या एवं विधि नए उत्पादों के संबंध में पुराने उत्पादों की समस्याओं एवं विधियों से भिन्न होती है। पुराने उत्पादों की बिक्री प्रवृत्ति ज्ञात होती है, किंतु नए उत्पादों की बिक्री प्रवृत्ति कुछ आधार पर ज्ञात की जाती है। तो इसमें जो समस्याएं आती हैं उसके बारे में इसमें कहा गया है। और एवं छठा पॉइंट है विशिष्ट कारक, स्पेशल फैक्टर्स। देखिए, अंत में प्रत्येक प्रकार के पूर्वानुमान में वस्तुओं और बाजार के अनूठेपन को ध्यान में रखा जाना आवश्यक चाहिए। बाजार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति, अनिश्चितता के कारण स्थिति की जटिलता, अमापनीय जोखिम, पूर्वानुमान में त्रुटियों की संभावना आदि को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है। महिला परिधान के संबंध में सामाजिक कारक बड़े महत्वपूर्ण, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस बिंदु पर मैं आप लोगों को फोकस करने के लिए कहता हूँ उस बिंदु पर आप फोकस कीजिए, वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है, और उन्हीं बिंदु को कोशिश कीजिए कि याद रखें। आप अगर चाहते हैं कि आप कम मेहनत में अधिक मार्क्स लाएँ तो उन बिंदु पर ज़रूर फोकस कीजिएगा जिनको मैं फोकस करने कहता हूँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आने वाले बिंदु होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
और आगे हम लोग इसके नए आगे के टॉपिक्स देखेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मैं जितना कर सकूं आप सभी को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की फ़ीस नहीं लग रही है। तो हाँ, मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी से मैं खुश होऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।